अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस के बारे में कुछ मेथड को डिस्कस करेंगे। नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस ऐसी की जाए कि जिसमें हमारा साइज, शेप, कंपोजिशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड वे के अंदर सिंथेसाइज किया जा रहा हो। ऐसे सिंथेसिस के मुख्तलिफ रूट हैं और इन मटेरियल को सिंथेसाइज करने के वो कुछ मेथड में थोड़े से कन्वेंशनल मेथड के मुकाबले में चेंजेस हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 में, कि नैनो मटेरियल को सिंथेसाइज करने के दो तरीके हैं, एक फ़िज़िकल मेथड्स है, केमिकल मेथड्स हैं। फ़िज़िकल मेथड में ये मशहूर कॉमनली मेथड इस्तेमाल होते हैं, लेज़र एब्लेशन, मेटल एवापोरेशन। और केमिकल मेथड में सोल्वोथर्मल, माइक्रोवेव सिंथेसिस, सोनो केमिस्ट्री, या सब यूज़ ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के किसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए जो कोई उसमें केमिकल एजेंट इस्तेमाल किया जाता है तो उसे केमिकल मेथड्स कहा जाता है। अच्छा, इसी तरीके से सबसे पहले बात की जाए कि बॉल मिलिंग एक मेथड है जिसके ज़रिए, जो कि फिजिकल मेथड है, जिसमें पार्टिकल के साइज़ को की रिडक्शन की जा रही है, सॉलिड स्टेट अलॉइंग बनाया जा रहा है, मिक्सिंग ब्लेंडिंग की जा रही है, शेप चेंज हो रही है। बॉल मिलिंग जो मेथड है उस मेथड के ज़रिए जो है बेसिकली खुदाई की जा रही है एक तरीके से, कि एक रॉड के ज़रिए जिसके आगे बॉल लगी होती है उसको एक मेटल की सरफेस के ऊपर रख के वो रिट्रीट होती है, तो वो क्रश होना शुरू हो जाती है मेटल की सरफेस, उसे बॉल मिलिंग मेथड कहा जाता है। इसके अंदर कंटेमिनेशन के चांसेस मौजूद होते हैं कि सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर से कंटेमिनेट हो जाता है अमूमन सैंपल, और इसी तरीके से जो बॉल है उसके पार्टिकल की साइज़ भी जो है वो ब्रेक होके सैंपल का हिस्सा बन जाते हैं। जो केमिकल मेथड्स के जो मुख्तलिफ रूट्स हैं, जिसके अंदर मशहूर ज़माना हाइड्राइड रिडक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन के ज़रिए जो है मेटल को रिड्यूस करवाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड है, जिससे जैसे कि मेटल का सॉल्ट लिया जाता है और उसको फिर हीट के ज़रिए डिकम्पोज किया जाता है, फिर रिडक्शन की जाती है और फिर वो मेटल नैनो पार्टिकल में फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाला भी मेथड है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सरसरी बात को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड और कैथोड के दरमियान मेटल का सॉल्ट ले लिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की वोल्टेज अप्लाई किया, तो कैथोड आई जो है वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो सपोज अगर कॉपर +2 का सॉल्ट है वो जाके मेटल की प्लेट के ऊपर जब डिपॉजिट होगा तो वो कॉपर का नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज हो जाएंगे। जो इससे बुनियादी बात है केमिकल रूट्स में वो ये है कि जब तक हमारा जो सॉल्यूशन है वो सुपर सैचुरेट नहीं हो जाता, यानी एक तो सैचुरेट है, एक अनसैचुरेशन है, एक सैचुरेशन है और एक सुपर सैचुरेशन है, यानी हीट देने के बाद जब तक वो कंडीशन जिस वक्त आप अमाउंट ऑफ सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं पानी में और कम्प्लीटली वो डिज़ोल्व हो जाता है और फिर अनडिज़ोल्व होना बंद हो जाए, वो सैचुरेशन का स्टेज कहलाता है। और फिर जब इसको हीट करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मज़ीद वो कुछ और क्वांटिटी डिज़ोल्व हो जाती है और उसके बाद फिर वो मज़ीद जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेशन। तो सुपर सैचुरेशन बेसिकली न्यूक्लिएशन, मतलब न्यूक्लिएशन से मुराद ये है कि कोई भी नैनो पार्टिकल बनता है तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा नैनो पार्टिकल डेवलप होता है जिसे एक न्यूक्लियस से रिजेंबल किया गया है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस जो है वो फिर बढ़ते यानी कि एक के बाद दूसरा तीसरा बनते रहते हैं, तो ये न्यूक्लिएशन का इफेक्ट कहलाता है। ये कहलाता है प्रोसेस को न्यूक्लिएशन प्रोसेस कहते हैं। न्यूक्लिएशन दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होमोजीनियस न्यूक्लिएशन और एक हेटरोजीनियस न्यूक्लिएशन। सो न्यूक्लिएशन में बेसिकली वो तभी हासिल होती है जब सुपर सैचुरेट सॉल्ट हमारे मौजूद हो, यानी कि हमारा सॉल्यूशन का सुपर सैचुरेट होना ज़रूरी है ताकि न्यूक्लिएशन ऑफ द नैनो पार्टिकल स्टार्ट हो। अच्छा जी, इसी तरीके से केमिकल रूट्स में वो मेथड फॉलो किया जाता है जिसके अंदर मोनो डिस्पर्स पार्टिकल जनरेट हो। बेसिकली दो टाइप के डिस्पर्शन पार्टिकल जनरेट होते हैं। अगर तमाम पूरे सॉल्यूशन में एक ही साइज़ के, एक ही शेप के पार्टिकल्स हो तो उसे कहा जाता है मोनो डिस्पर्स। और अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ के अगर पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं तो उसे कहा जाता है पॉली डिस्पर्स।
अच्छा, इसको में बेसिकली होता ये है कि साइज़ जो इंक्रीज़ हो रहा होता है पार्टिकल का, वो ऐसे हो रहा होता है कि जब न्यूक्लिएशन स्टार्ट होती है तो एक ही साइज़ के सारे पार्टिकल जनरेट हो जाते हैं, फिर उसी पार्टिकल्स पे दूसरे पार्टिकल्स का जनरेट होना या दो पार्टिकल्स आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है एग्रीगेशन। इस एग्रीगेशन को रोकने के लिए सर्फेक्टेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, और सर्फेक्टेंट बेसिकली क्या करते हैं कि जब न्यूक्लिएशन होके एक पार्टिकल जनरेट हो जाता है तो उसके बाद यानी कि सबसे पहले यानी प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए कि जब भी आप कोई नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं, सपोज कॉपर आयन का सॉल्यूशन लिया और उसके से कॉपर नैनो पार्टिकल जनरेट कर किया जा रहे हैं, तो इसमें जब रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो रिड्यूसिंग एजेंट डालने से कॉपर प्लस टू प्लस जो है कॉपर नॉट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वो एटॉमिक स्टेट में आ जाएगा। डेट इज़ द एटॉमिक पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, अगर उसकी डायमेंशन नैनो स्केल में है तो। अब इस नैनो पार्टिकल के सिंथेसिस में के दो फेनोमेना है ना, यानी दो स्टेजेस हैं, फेनोमेना नहीं दो स्टेजेस हैं। पहले तो एक न्यूक्लिएशन स्टेट और दूसरा ग्रोथ स्टेट। तो न्यूक्लिएशन स्टेट में न्यूक्लियस फॉर्म होता है पहले, यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल जनरेट होता है, फिर वो बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है, एक लिमिट में आके उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और ऐसे तमाम एक ही वक्त में तमाम के तमाम आइंस जो हैं वो उसके न्यूक्लियस जनरेट होते हैं एक ही वक्त में, और सारे के सारे फिर ग्रो होना शुरू होते हैं और फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इनकी ग्रोथ को कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो पार्टिकल का साइज़ आपको वो हासिल होगा जो आपका डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज़ है। और इस ग्रोथ को रोकने के लिए सर्फेक्टेंट यानी कि कोई ऐसा जो केमिकल एजेंट है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है जो कि हर पार्टिकल के साइज़ को शील्ड कर ले, कैप कर ले, ठीक है, तो उसे सर्फेक्टेंट कहा जाता है। अच्छा, इसे केमिकल रूट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हम केमिकल रूट के ज़रिए एक होमोजीनियटी जो है बेसिकली यानी होमोजीनियस पार्टिकल का साइज़ यानी कि तमाम पार्टिकल के साइज़ का सेम साइज़ और सेम शेप रहता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स भी हैं, और इसमें साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन मॉर्फोलॉजी जो है कंट्रोल की जा सकती है। मॉर्फोलॉजी मतलब शेप ऑफ द पार्टिकल्स। और इसी तरीके से अगर हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, सरफेस मॉडिफिकेशन, सो वी कैन ईजिली मॉडिफाई द सरफेस बाय यूजिंग द केमिकल रूट। ये अगेन वही एग्जांपल आ गई कि मेटल नैनो क्रिस्टल्स को फॉर्म किया जा रहा है, यानी कि गोल्ड का सॉल्ट लिया, उसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड हम रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो गोल्ड का नैनो क्रिस्टल्स बना, और डिपेंडिंग ऑन द साइज देयर आर द डिफरेंट कलर ऑफ द डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स। सो गोल्ड के नैनो क्रिस्टल्स जो हैं वो डिफरेंट साइज के होंगे, उनका कलर भी डिफरेंट होगा। ये एक और मेथड को दिखाया गया है कि सर्फेक्टेंट कैप नैनो क्रिस्टल जो है सिंथेसाइज किए गए बाय केमिकल सिंथेसिस केमिकल रूट, जिसमें स्ट्रेट प्लेट के ऊपर एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने हॉट सॉल्यूशन लिया सर्फेक्टेंट का, और उसमें हमने इंजेक्शन कर दिया अपने प्रीकर्सर्स यानी कि मेटल का, तो हमारे पास उसके नैनो पार्टिकल फॉर्म होना शुरू हो गए। ये भी दिखाई गई कि जो नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज किए गए उसको करेक्टराइज किया जाता है बाय यूजिंग द सैम यानी कि माइक्रोस्कोपी, SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या टैम टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके ज़रिए हम मॉर्फोलॉजी और शेप और साइज़ जो है वो ईज़िली देख पाते हैं। सैम जो है माइक्रोस्कोपी, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है पेनिट्रेट करता है टू अपर सरफेस तक ओनली, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि जो मेटल की सरफेस है, जो कंपाउंड की सरफेस है, उसके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी और सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो सिर्फ सरफेस का डेटा हमें प्रोवाइड करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि सरफेस कैसी है, जिसे कहते हैं सरफेस मॉर्फोलॉजी। और अगर इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करके टू द फ्यू लेयर्स ऑफ दिस जो आपका सब्सटेंस है वहाँ तक इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर जाए और उसमें वो पे इंफॉर्मेशन दे कि भाई पहली लेयर ऐसी थी, उसकी नेक्स्ट लेयर ऐसी है, उसकी नेक्स्ट लेयर ऐसी है, तो उसे कहा जाता है टोपोग्राफी। सो इस टोपोग्राफी को फाइंड आउट किया जाता है अनदर टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोपी, दैट इज द टैम टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अच्छा जी, यहाँ पे ये वही दिखाई गई है कि किस तरीके से जो है वो प्लैटिनम के नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो बायोकेमिकल रूट के ज़रिए जो है सिंथेसाइज किए गए हैं, तो ये उसकी एक थीम है।
अच्छा, अब हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक रूट, डेट इज़ अ माइक्रोवेव सिंथेसिस। माइक्रोवेव बेसिकली यूज़ की जाती हैं। आम डोमेस्टिक माइक्रोवेव आपको मालूम है कि उसमें माइक्रोवेव्स होती हैं जो हीट करने के लिए इस्तेमाल, जो आपने जो भी मतलब फूड है, जो आइटम है, उसको वार्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती हैं। इसी तरीके से माइक्रोवेव को सिंथेसिस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एट कंट्रोल टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल रखते हुए और माइक्रोवेव की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जब हम उसको देते हैं, सैम्पल में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमारे पास होमोजीनियस माइक्रो और मोनो डिस्पर्स और बहुत रिफाइंड टाइप के जो है नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं, एंड दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ द माइक्रोवेव सिंथेसिस। तो ये आपके सामने माइक्रोवेव सिंथेसिस के एडवांटेजेस हैं कि रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि आप बहुत हाई एनर्जी और कंट्रोल टेम्परेचर और प्रोग्राम कंट्रोल प्रेशर प्रोग्रामिंग करते हुए आप माइक्रोवेव इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू द सैम्पल, और जिसकी वजह से बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हमारे पास सिंथेसिस हो जाती है कि जो रिएक्शन आपके 2, 3, 4, 5 घंटे के हैं वो आपके 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। पार्टिकल का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, इट मीन्स कि यू कैन कंट्रोल द डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल, एंड इसी तरीके से जो नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स के मोनो डिस्पर्सिव मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है। क्रिस्टलाइन का मतलब यह है कि जो पार्टिकल की सिंथेसिस है उसकी नेचर क्रिस्टलाइन इन नेचर होगी, एमएफएस नहीं होती। और इसी तरीके से सिग्निफिकेंट यील्ड मतलब कहने का ये है कि अगर हमने 1 ग्राम सॉल्ट लिया तो 1 ग्राम से ऑलमोस्ट 98% ऑफ 1 ग्राम या 99% ऑफ 1 ग्राम या ऑलमोस्ट 1 ग्राम का 1 ग्राम सारा का सारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू नैनो मटेरियल। सो इट मीन्स कि यील्ड जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट आती है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो कन्वेंशनल माइक्रोवेव है वो पार्टिकल के साइज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसके लिए फिर हमें कुछ फर्दर जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि हमें पार्टिकल का साइज़ को कंट्रोल कर सकें, जैसे कि सरफेक्टेंट को इस्तेमाल किया जाए, माइक्रोवेव की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल किया जाए, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए। इन तमाम चीज़ों से कंट्रोल पार्टिकल का साइज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा जी, इस स्लाइड में ये बेसिकली स्पेक्ट्रम है जिसे कहा जाता है पीएल का मतलब ऊपर लिखा ना हेडिंग में, पीएल ऑफ कैडमियम सेलेनाइड नैनो क्रिस्टल। सो कैडमियम सेलेनाइड नैनो क्रिस्टल जो है क्वांटम डॉट्स होते हैं ऑफ डिफरेंट शेप, तो डिफरेंट शेप से क्वांटम डॉट सिंथेसाइज हुए होंगे और उसका पीएल लिया। पीएल मतलब फोटोल्यूमिनेसेंस ना, मतलब आपका हमने उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसको स्कैन करवाया, सही, उसका स्कैन लिया तो 450 यानी विजिबल रेंज में स्कैन किया सॉल्यूशन को, तो हमने ये देखा कि क्वांटम डॉट्स जो हैं वो ब्लू कलर में आ रहे हैं। फिर अगर वो रॉड्स बन गई तो वो रेड कलर में का स्पेक्ट्रम आया, और अगर वो क्यूब्स की शेप थी तो उसका ब्लैक कलर का स्पेक्ट्रम आ रहा है। एंड ऑब्जर्व करें कि तीनों की जो वेवलेंथ रेंज है वो डिफरेंट है, यानी कि स्विच हो रही है। इसका मतलब है कि अगर शेप चेंज होगा तो स्पेक्ट्रम की पोजीशन यानी पीक की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। सो ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक टूल है कि अगर देयर इज चेंज इन द स्पेक्ट्रम तो इट मीन्स कि द शेप ऑफ द नैनो मटेरियल हैज़ बीन चेंज। इसी तरीके से डिफरेंट साइजेस, जैसे शेप्स की हमने बात की थी, अगर साइज डिफरेंट साइजेस प्रिपेयर हो रहे हैं सो वो तब होते हैं जब माइक्रोवेव का जो टाइम है, यानी कि माइक्रोवेव प्रोवाइड करने का जो टाइम है उसको चेंज किया जाए। सो यहाँ पे देखें कि इस स्पेक्ट्रम में 1 से लेकर 5 मिनट तक चेंजेस की, 1 मिनट में माइक्रोवेव को इंट्रोड्यूस कराया तो उस वक्त जो सिंथेसिस हुई उसका एक स्पेक्ट्रम आ गया। फिर दूसरा हमने 2 मिनट के लिए उसको माइक्रोवेव दी तो दूसरा स्पेक्ट्रम आ गया। 3 मिनट्स के लिए दी तो हर टाइम चेंज होने से पीक की पोजीशन भी चेंज हो रही है और पीक भी ब्रॉड होती चली जा रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि साइज भी पार्टिकल का वो डिफरेंट होता चला जा रहा है। तो ये नैनो रॉड्स हैं कैडमियम सेलेनाइड की, जिसका माइक्रोवेव टाइम सबको डिफरेंट दिया, जिससे जो है वो डिफरेंट साइज के नैनो रॉड्स सिंथेसाइज हुए। कंक्लूड करते हैं बात को। तो माइक्रोवेव सिंथेसिस जो है वो बहुत उसकी ग्रेट एडवांटेजेस है, बिकॉज सिंपलेस्ट प्रोसीजर है, फास्टेस्ट प्रोसीजर है,
और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट इन रिएक्शन रेट जो है वो बहुत स्पीड होता है इसका, जब ये बहुत स्पीड से जो है सिंथेसिस हो जाती है, और ड्यू टू द रिलेटिव डिफरेंस इन द सॉल्वेंट एंड द रिएक्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। वही बात के इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स में डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना समझिए कि जो पोलर कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस से बेसिकली इजीली माइक्रोवेव सिंथेसिस से हो जाती है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन होता है इसी वजह से। दूसरा ये है कि स्केल अप ऑफ द माइक्रोवेव सिंथेसिस ऑफर्स अ पोटेंशियली इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लार्ज स्केल सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स विदाउट सफरिंग थर्मल ग्रेडियंट इफेक्ट। जब हम कन्वेंशनल मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो कन्वेंशनल हीटिंग मेथड में थर्मल ग्रेडियंट बड़ा एक इफेक्ट सामने आता है। इसका क्या मतलब है कि पूरे रिएक्शन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है टेम्परेचर की, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है कहीं टेम्परेचर कम है, जबकि माइक्रोवेव सिंथेसिस में ऐसा नहीं होता। जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो पार्टिकल भी जो है वो डिफरेंट शेप्स के या डिस्पर्सिविटी कहीं किसी की होती है, कहीं ज़्यादा पार्टिकल का साइज बड़ा है, कहीं स्मॉल है, कहीं कोई और शेप का बन गया, कहीं किसी और शेप का बन गया। लेकिन जब एक जैसी यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है तो माइक्रोवेव अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि यूनिफॉर्मिटी पूरे रिएक्शन फ्लास्क में मौजूद होती है, यानी टेम्परेचर पूरा एक जैसा रहता है, तो इसकी वजह से एक ही जैसे तमाम के तमाम पार्टिकल्स बनेंगे। और ये बात समझ में आने वाली भी है कि ऐसा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह क्लास हैज़ बीन वाइंड अप, तमाम क्लासें ली जा चुकी हैं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका कोर्स CHM 621 कंप्लीट हो चुका है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।